नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम लेके आए हैं प्रबंधन की क्लास 23वीं। इसके पहले 22 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि उनमें जो वो क्लासें हैं उनमें मिक्सअप क्वेश्चन है, और अब ये जो क्लासें चल रही हैं ये अगर देखा जाए तो जो विषय है विषय के हिसाब से चल रही हैं। जैसे कि इसके पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने विमुद्रीकरण और व्यवसायीकरण पे चर्चा की। इसके पहले वाली जो क्लास थी उस पर हमने प्रबंध की जो प्रकृति है, प्रबंध के जो तत्व हैं उन पर अपन ने विशेष चर्चा की थी। अब अपन आए हैं प्रबंध की क्लास 23 में, जिसमें हम नियोजन पर विशेष बातें करेंगे। इस पे नियोजन पे पहले थोड़ा समझेंगे कि नियोजन क्या है, नियोजन के सिद्धांत क्या है, उसके बाद अपन वन लाइन प्रश्न और आंसर लेके आएंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके पहले जो क्लासें डली हुई हैं 21 से पहले क्लासें, है ना। शुरुआत की अगर 8 क्लासों को देखें तो एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा। 8 के बाद जितनी क्लासें हैं वो सभी मिक्सअप क्लासें हैं। और ये मान के चलिए दोस्तों कि उसमें पूरा का पूरा निचोड़ है ना, पूरा का पूरा निचोड़ है। आप उनको जरूर देखिएगा। उसमें चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, चाहे अनफैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, चाहे घुमा के क्वेश्चन आ जाए, अगर उन क्लासों को आपने अच्छे से देख लिया तो आप विश्वास मानिए कि आपका पेपर, आप 25 में से लगभग में 23 नंबर के आसपास तो आपके आ ही जाएंगे, है ना। बस काम क्या करना है, उनको बार बार आपको देखना है, वो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगी। अब जो क्लासें अपनी स्टार्ट हो रही हैं, या अब जो क्लासें चल रही हैं 21वीं से क्लास से, 21वीं क्लास से अगर अपन देखें तो अपन ने उनके जो विषय हैं, जैसे कि सबसे पहले अपन ने प्रबंध पे बात की कर ली थी, है ना। प्रबंध के बाद अपन ने फिर किस पे बात की, व्यवसायीकरण विमुद्रीकरण पे बात की। अब अपन लेके आए हुए हैं नियोजन पे। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट ना करते हुए चालू करते हैं। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। क्योंकि टेलीग्राम से आप जैसे ही जुड़ जाएंगे तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपके लिए प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। सबसे पहले तो नियोजन को समझ लेते हैं। नियोजन सीधा सीधा अगर प्रबंध से देखा जाए तो जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि प्रबंध यदि आदमी कर रहा है ना, या मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसको नियोजन करना बहुत जरूरी है। यानी नियोजन का मतलब एक योजना बनाना, भावी आगामी समस्याओं के लिए या आगामी चुनौतियों के लिए एक योजना बनाना आवश्यक है, वही नियोजन होता है। सरल सी सीधी सी परिभाषा ये है। अब उसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत हैं, अगर हम सिद्धांतों को समझ लेंगे तो समझ लीजिए कि नियोजन आपको अच्छे से समझ में आ गया। और उसके बाद फिर जैसे ही सिद्धांत समाप्त होंगे, सिद्धांत के बाद अपन अपने प्रश्न और उत्तर लेकर आएंगे। चलिए तो एक सिद्धांत को उठाते हैं। परिभाषा तो आपको मैंने समझा दी, अब अपन देखते हैं एक एक सिद्धांत। सबसे पहले आता है सर्वव्यापकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि नियोजन संपूर्ण संस्था में किया जाना चाहिए। ठीक है, नियोजन कहाँ किया जाना चाहिए? संपूर्ण संस्था में। नियोजन संस्था के प्रत्येक स्तर तथा प्रत्येक विभाग में किया जाना चाहिए। ये बोलता है सर्वव्यापकता का सिद्धांत। किसके संबंध में दोस्तों? नियोजन के संबंध में। अब देखिए कार्य कुशलता का सिद्धांत, ये क्या है? नियोजन कार्य कुशलता में योगदान देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल, इसे कुशल नियोजन तभी कहा जाएगा जब न्यूनतम प्रयत्नों से संस्था के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाए तथा इसकी लागत की तुलना में प्रतिफल अधिक प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, नियोजन ऐसा ही तो होना चाहिए दोस्तों। मान लीजिए आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि मेहनत कम लगे, है ना, मेहनत कम लगे तो फल आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। पर ऐसा होता नहीं है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अच्छे से। पर लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कैसे हो सकता है? हो सकता है अपना दिमाग लगा के, एक नियोजित तरीके से, एक योजना बना के, है ना। कैसे योजना बना के? कि देख लिया भाई कि हाँ इसमें से क्वेश्चन इतने आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जीएस को उठा लिया। अब जीएस में आपको मालूम है कि एक दिवस से संबंधित क्वेश्चन आना है, एक कौन कहाँ पर कैसा क्या है इससे आना है, एक किस राज्य के क्या मुख्यमंत्री हैं, क्या राज्यपाल हैं, उससे क्वेश्चन आना है। इसी प्रकार हिंदी में आपने देख लिया कि भाई एक विलोम से आएगा, एक पर्यायवाची से आएगा, है ना। तो आपने एक योजना बना ली, भाई ये कर लेंगे तो इतने नंबर तो हो जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से कम मेहनत करके भी अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। और कहीं आपने सोचा कि अरे छोड़ो सब कुछ हटाओ, इकट्ठा एक तरफ से पढ़ना चालू करो, और आपने एक तरफ से पढ़ना चालू किया। अब पर्यायवाची को करते फिर रहा है, पर्यायवाची ना जाने कितने हैं, कितने पर्यायवाची आप करेंगे, तो वो सही एक योजना या नियोजन नहीं हुआ ना। तो यही है कि न्यूनतम प्रयत्नों से संस्था के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाए तथा इसकी लागत की तुलना में प्रतिफल भी अधिक प्राप्त हो जाए, तो यही नियोजन है। तो ये इसका क्या बताता है? कार्य कुशलता का सिद्धांत। ये जितना भी पूरा टॉपिक है ना दोस्तों, ये नियोजन के अंतर्गत ही चलने वाला है। क्योंकि मैंने शुरुआत में वहां पे आपने देख लिया होगा, उसमें विशेष विशेष में लिखा था कि नियोजन से संबंधित।
लोचशीलता का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत इस संदर्भ में मार्गदर्शन करता है कि नियोजन में इतनी लोच होनी चाहिए कि नियोजन को संभाव्य घटना या आगामी घटनाओं के प्रभाव से बचाया जा सके। अब ये क्या है, इसको भी अपन परीक्षा के माध्यम से ही समझते हैं। सोच लीजिए, आपकी पटवारी की परीक्षा हो रही है ना। अब पटवारी की परीक्षा में पहले जो पैटर्न था वो अलग था ना पैटर्न। अब उन्होंने यहाँ पे प्रबंध शब्द डाल दिया है। अब जब उन्होंने प्रबंध डाल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जैसी पहले तैयारी कर रहे थे वैसे ही करते चलेंगे। लोच आ गई ना, मतलब बीच में एक समस्या आ गई। अब जब समस्या आ गई तो हमें भी लोच चाहिए, मतलब हम भी उस समस्या से निपटेंगे। कैसे भी निपटेंगे, तो भाई प्रबंध पढ़ना पड़ेगा, प्रबंध पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ये नए सब्जेक्ट जुड़ गए इसमें, है ना, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो बीच में लोच आ गई। तो यही है लोचशीलता का सिद्धांत कि उसमें लोचशीलता भी होना चाहिए, किसमें, नियोजन में। ठीक है, चलिए। उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान सिद्धांत, संस्था का प्रत्येक नियोजन तथा उपनियोजन संस्था के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में योगदान देने योग्य होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, उद्देश्य की प्राप्ति में। चलिए, ये भी समझ में आ गया। अब है समय का सिद्धांत। नियोजन में समय के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन करते समय समय का निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए। कितना जरूरी है, मान लीजिए आपने नियोजन किया है कि भैया आपको पटवारी बनना है और कितने महीने में आपकी तैयारी होनी है, तो 2 महीने में। तो उस 2 महीने के अंदर सब लोग लगभग में एक योजना इतनी तो बना ही लेते हैं कि लास्ट के जो 15 दिन बचेंगे तो उसमें सिर्फ अकेले और हम क्या करेंगे, रिवीजन। इसके पहले हमें पूरा कोर्स करना है किसी भी कंडीशन में, है ना। यही तो उद्देश्य बनता है अधिकतम। तो ये जब उद्देश्य बन जाता है और ये वाला उद्देश्य पूरा हो जाता है कि हाँ भाई अब तो अच्छे से पढ़ लिया, अब अपन अपनों को रिवीजन करना और सीधा जाके फिर पेपर देना है। तो यही यहाँ दिखा रहा है कि समय का सिद्धांत की नियोजन में समय के सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन करते समय समय का निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत, नियोजन के लिए यह भी आवश्यक है कि नियोजन की मान्यताओं को निश्चित कर लिया जाए। इससे प्रत्येक प्रकार के समन्वय में सुविधा मिलती है। प्रत्येक प्रकार के यहाँ आनी है, यहाँ समन्वय में सुविधा मिलती है। चलिए, सहभागिता का सिद्धांत, सिद्धांत यह बताता है कि नियोजन करने के लिए सभी स्तरों के अधिकारियों व अधीनस्थों में सहभागिता होना आवश्यक है। ऐसा करने से नियोजन को प्रभावी किया जा सकता है। बिल्कुल, सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का मतलब क्या है, एक तरीके से साथ देना। वहाँ अधीनस्थ हैं, मतलब नीचे वाले अधिकारी हैं, अगर इन लोगों में आपस में सामंजस्य अच्छा बना हुआ है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं और एक दूसरे का कार्य करते हुए चल रहा है, अपना भी कर रहे हैं, सामने वाले का भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नियोजन जो है वो अच्छा सफल हो जाएगा। तो ये नियोजन का एक तरीके से उद्देश्य हो गया या सिद्धांत हो गया। अगर आप अपनी परीक्षाओं में ही देख लें तो एक तरीके से देख लीजिए कि अपन, जैसे आप पढ़ रहे हैं मुझसे, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी सहभागिता का सिद्धांत है। मान लीजिए कल मैं क्लास नहीं लूँ, परसों नहीं लूँ, नरसों नहीं लूँ, तो आपने जो अपने दिमाग में बनाया होगा वो तो हो गया ना गड़बड़, यार सर क्लास ही नहीं ले रहे। तो वो सहभागिता का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं हो पा रहा ना। सहभागिता का सिद्धांत आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे प्रश्न काफ़ी आते हैं और घुमा के प्रश्न आते हैं ना। लेकिन मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आपको फिर चाहे घुमा के प्रश्न आए चाहे कैसा ही प्रश्न आए, आप उसको कर ही दोगे। परिवर्तन का सिद्धांत, पहले थ्योरी समझते हैं। यह सिद्धांत यह कहता है कि हमें समय समय पर नियोजन को प्रभावित करने वाली घटनाओं तथा नियोजन के उद्देश्य का पुनरावलोकन करते रहना चाहिए। हमको ये मालूम होना चाहिए कि भैया कहाँ पे परिवर्तन हो रहा है या कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, तो हमें उस अनुसार अपने आप को ढालते भी रहना चाहिए। मान लीजिए अभी इसके पहले कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी ठंडी पड़ रही थी ना। अब ठंड है, कायदा क्या कहता है कि भाई आराम से चुपचाप जाओ, 9 बजे रजाई उठाओ और सो जाओ, है ना। लेकिन चूंकि वहाँ परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, अभी 9 बजे सोने से काम नहीं चलेगा, है ना। अभी 9 बजे सोने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई करनी है। तो या तो आप रात में पढ़ें 12-1 बजे तक और सुबह उठने की दम हो तो फिर रात में 9 बजे सो जाएं। किंतु मन इतना चंचल है कि वो कह देता है कि सुबह तो उठ जाएंगे 4 बजे। पर जैसे ही आप सुबह 4 बजे उठोगे तो सोचेगा 5 मिनट में क्या जाता है यार, 5 मिनट और सो लो। तो जो परिवर्तन का सिद्धांत यहाँ फॉलो नहीं हो पा रहा ना, आप अपने आप को परिवर्तित ही नहीं कर रहे। आप जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं, मन आपके साथ खेलता जा रहा है। अब मन ने क्या कहा आपसे, 5 मिनट तो सो लो, 5 मिनट में 8 बज गए। अब जैसे ही 8 बज गए दोस्तों, तो यही मन अब आपको दिन भर परेशान करेगा, पता है, ये आपका अपमान करेगा बार बार। अच्छा, सुबह 4 बजे उठने की सोच रहे थे, उठ गए, नहीं उठ पाए ना, कर लो तैयारी, बन जाओ पटवारी। ये बार बार आपका अपमान करेगा। अब ये अगर आपका अपमान करेगा तो ये आपको अगर टेंशन देगा तो दिन भर आपके शरीर में एक तरीके से आलस रहेगा, शरीर थकेगा, दिमाग खराब रहेगा। लेकिन यदि आप उस परिवर्तन को समझ पाएं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये दरअसल परिवर्तन शक्ति में परिवर्तन है ना। अगर आप इसको थोड़ा समझ गए और 4 बजे आप उठ गए
तो आप समझिए अगर 4 बजे आप उठ गए तो उठने के बाद जैसे ही 8 बजेंगे तो यही मन आपका बहुत बड़ा फैन हो जाएगा, आपको शाबाशी देगा, अरे भाई कमाल कर दिया तुमने तो। फिर यही आपके लिए उत्साहित भी करेगा, भाई आज तो 4 बजे उठे हैं अपन, कल 4 बजे से और पहले उठ जाएंगे, 4 बजे तक तो बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, यही उत्साहित भी करेगा। तो यही नियम है दोस्तों, तो यही वाला जो नियम था वो परिवर्तन का सिद्धांत यहाँ है। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में दैनिक जीवन में लागू हो जाता है, क्योंकि अब चूंकि पटवारी की आप परीक्षा दे रहे हैं, पटवारी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए उसी का उदाहरण लेके आता हूँ। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो ये जीवन की सभी घटनाओं में लागू होता है, और बड़े से बड़े जो संगठन होंगे, बड़े से बड़ा जो प्रबंधन होगा, उसमें ये लागू होता है। चलिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, आगे चलें। प्रतिबद्धता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को नियोजन करते समय अपनी वचनबद्धता ध्यान में रखना चाहिए। आप एक हमेशा कमिटमेंट करते हैं ना अपने आप से कमिटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग अपने उद्देश्यों को डायरी में भी लिखते हैं कि भाई आज इतना हमको कोर्स निपटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, ये करते हैं ना। तो ये यदि आपने अपने मन से कर लिया, वही बात चल रही है यहाँ पे, समझिएगा। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ, बाकी मतलब वही है। मान लीजिए आपने अपने मन में सोच लिया कि यार आज हमको चाहे कुछ भी हो, हिंदी में कुल मिला के ये जो वाक्य भेद है इसको निपटाना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। ये वचन आपने अपने आप को दे दिया, तो उसको आप पूरा कर लें दोस्तों। क्योंकि अगर आपने उसको पूरा नहीं किया तो ये जो आपका मन है ना, ये आपको फिर गरियाने लगेगा, फिर आपको गाली देने लगेगा, फिर ये कहेगा यार तुमसे यही नहीं हो पाया, आप फिर नेगेटिव हो जाएंगे। तो या तो लक्ष्य को छोटा बना लें, है ना, लक्ष्य को छोटा बना लें, धीरे धीरे उसको बड़ा करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। लक्ष्य को छोटा बना लें और धीरे धीरे उसको बड़ा करें, कोई बात नहीं, वाक्य भेद का हम 50% कर लेते तो काम चल जाता। या तो लक्ष्य को तब फिर मन आपका कहेगा कि हाँ यार तुमने छोटा लक्ष्य बनाया लेकिन उसको पूरा कर लिया। लेकिन यदि लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए तो ये कहेगा। इसीलिए यहीं पर जो लागू हो रही है बात, वो हो रही है कौन सी, वचनबद्धता वाली और प्रतिबद्धता वाली। प्रतिबद्धता और वचनबद्धता का मतलब है कि कमिटमेंट, जो बोल दिया तो बोल दिया, उसको करना है तो करना है। तो ये सिद्धांत दैनिक जीवन में भी लागू होता है, हम अगर परीक्षाएं दे रहे हैं तो उसमें भी लागू होगा, और प्रबंधन हो चाहे बड़ा संगठन हो वहाँ भी लागू होता है। अब आप समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना कोई बता दिया कि भैया हमारे प्रोडक्ट में ये चीज़ है और इससे ये फ़ायदा होता है। मान लीजिए लोगों को वो फ़ायदा नहीं होता है, या उन्होंने बोला कि हमारे प्रोडक्ट में ये है और वो प्रोडक्ट उनको नहीं मिल पाता है ना। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सामने वाला अगर केस कर देता है तो उनको बहुत ज़्यादा जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने से ज़्यादा उनकी जो छवि डाउन हो जाती है वो सबसे ज़्यादा बुरी है। उनको जुर्माने की दिक्कत नहीं भाई, वो तो इतनी बड़ी कंपनी है, वो दे देंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी जो छवि मार्केट में डाउन हो जाती है वो इसीलिए हो जाती है ना, जो अपनी वचनबद्धता पे ध्यान नहीं देते। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे वचनबद्धता को, है ना। चलिए अब अपन चालू करते हैं। पूरे प्रश्न आएंगे और प्रश्न के बाद फिर उनका सीधा उत्तर आएगा, अपन देखते हुए चलते हैं। यहीं से नियोजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं अब। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भावी उद्देश्य तथा उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों का निर्धारित किया जाता है, तो क्या कहलाती है, नियोजन। एकदम सरल सी भाषा है, समझ गए होंगे आप लोग, अभी अपन ने इसी भी चर्चा की है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भावी उद्देश्य का मतलब है जो भविष्य में मनाए गए हैं, तथा उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है, वही तो नियोजन है। अभी आपने अपने मन में नियोजन बनाया है ना कि भैया हमको इतना इतना कोर्स करना है जिससे हमारा पटवारी में सिलेक्शन हो जाए, वही नियोजन है। प्रबंध का मुख्य सर्वोपरि अर्थ क्या होता है, नियोजन। प्रबंध का मुख्य सर्वोपरि अर्थ क्या होता है, तो नियोजन। नियोजन एक कैसी प्रक्रिया है, अल्पकालीन भी है, मध्यकालीन भी है और दीर्घकालीन भी है। मतलब छोटी छोटी नियोजन योजनाएं भी बन सकती हैं, मध्यकालीन बीच की भी बन सकती हैं और दीर्घकालीन प्रक्रिया भी हो सकती है। नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है। यह कथन किसका है या ये किसने कहा है, जॉर्ज आर टेरी ने। इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, आया हुआ कथन है, अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। जॉर्ज आर टेरी। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, या तो आर ऐसा लिखा आ सकता है, इंग्लिश में लिखा आएगा तो ऐसा आ जाएगा, या फिर ऐसा भी आ सकता है जैसा इसमें लिखा हुआ है ना। तो जॉर्ज आर टेरी। क्या है कथन, नियोजन भविष्य में झांकने की विधि या तकनीक है। नियोजन का लक्षण क्या है, तो नियोजन का लक्षण है बौद्धिक क्रिया, लक्ष्यों का निर्धारण और सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन। क्या क्या है, बौद्धिक क्रिया, लक्ष्यों का निर्धारण और सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन। देखिए नियोजन का लक्षण क्या क्या है, बौद्धिक क्रिया होनी चाहिए, यानी एक तरीके से बुद्धि वाला व्यक्ति होना चाहिए जो भी नियोजन कर रहा है।
या मान लीजिए प्रबंधक लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो बौद्धिक क्रिया। फिर अगर बुद्धि नहीं होगी तो भाई लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करेंगे, तो भैया फिर लक्ष्य निर्धारित होंगे। और फिर सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का चयन, लक्ष्य निर्धारण करने के बाद उसको प्राप्त करने में जो जो सही विकल्प आ रहे हैं उनका अच्छे से चयन। ठीक है, चलिए। नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है लक्ष्य की प्राप्ति। भैया आप भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही तो आपने नियोजन किया कि भैया हमें पटवारी बनना है, यही तो किया। तो अब भैया केंद्र में क्या हो गया बताइए, लक्ष्य। करना किसके लिए है, पटवारी बनने के लिए। तो यही नियोजन का जो केंद्र बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, लक्ष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, मानसिक अभ्यास। बिल्कुल, इसमें मानसिक अभ्यास होता है ना, अपन को बार बार ये देखना पड़ता है कि यार यहाँ कहीं गलती तो नहीं करी, फिर इसको करना पड़ेगा। अब आगे चल के हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ गलती हो गई, ठीक है, अगर इस रास्ते से चलेंगे तो एकदम चलते चलते एकदम पहुँच जाएंगे। तो ये क्या है दोस्तों, मानसिक अभ्यास। ठीक है। नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, नॉर्मल बात है। ठीक है। नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है, नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है और अनिश्चितता की जोखिम को भी कम करता है। बिल्कुल, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करेगा, नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करेगा और अनिश्चितता की जोखिम को कम करेगा। नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, क्या है ये, दरअसल होता क्या है, नियोजन दरअसल अनुभव से आता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति के पास में अनुभव है, मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे देख रहे होंगे जिन्होंने पहले परीक्षा दी है। अब पहले परीक्षा दी है तो आप लोगों के लिए अनुभव है कि यार पिछली बार ऐसा किया था तो इस वजह से हम रह गए थे, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए इस सब्जेक्ट में तुम्हें नंबर आगे लेके ही आऊँगा, बाकी सब्जेक्ट तो मेरे क्लियर हैं। तो यही नियोजन है। ठीक है। अब इसी नियोजन में उन्होंने क्या बोला, नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। तो एक नया विचार आया ना मन में पुराने अनुभव को देख के। और अनिश्चितता की जोखिम को भी कम करता है कि मतलब अब आप अनिश्चित भी, मतलब आप निश्चित हो गए, पहले आप अनिश्चित थे। अगर मान लीजिए आपने पहले पेपर नहीं दिया होता तो आप अनिश्चित होते ना, ठीक है देख लेंगे जो होगा, लेकिन आप अभी अब निश्चित हैं। आप अभी निश्चित हैं कि हाँ यार ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो ये अनिश्चितता के जोखिम को कम कर देता है, यानी निश्चितता को बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियोजन की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है, तीनों स्तरों पर दोस्तों, निम्न में भी, मध्य में भी और उच्च में भी। नियोजन की आवश्यकता प्रबंध के तीनों स्तरों में होती है। लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा यह नियोजन की सीमा है क्या, नहीं। लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा यह नियोजन की सीमा है, तो ये इसकी सीमा नहीं है। हाँ ये इसकी सीमा नहीं है। सीमाएं तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, अगर जो पीएससी वाले विद्यार्थी होंगे अगर देख रहे होंगे तो वो लोग सीमाओं को जानते हैं ना। नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण हैं, तो उद्देश्य का निर्धारण है दोस्तों। क्या क्या है नियोजन प्रक्रिया में, तो उद्देश्य का निर्धारण है, वैकल्पिक विधियों की पहचान है और विकल्पों का मूल्यांकन एवं चयन है। तीन चीजें हैं। कौन कौन से चरण हैं, उद्देश्य का पहले हमने निर्धारण कर लिया क्या बनना है, फिर वैकल्पिक विधियों की पहचान कर ली कि नहीं यार भैया इनसे पढ़ना है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे जाना है और ये यहाँ देखना है, ये वैकल्पिक विधियाँ देख ली। और विकल्पों का मूल्यांकन और चयन भी कर लिया। अब इन चार में से कर तो वो तीन ही सकता है, क्यों, क्योंकि चौथे के लिए उसके पास समय नहीं है। तो वो जानता है कि भैया यहाँ भी तीन में से जो महत्वपूर्ण हो उसी को ले लो। तो तीनों चीज़ें हो गई, उद्देश्य का निर्धारण हो गया, वैकल्पिक विधियाँ हो गई और विकल्पों का मूल्यांकन और चयन हो गया। चलिए आगे चलें। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है, तो अनुसरण करना। अब भैया जब हमने चारों चीज़ें ये कर ली, अब चारों चीज़ें करने के बाद अब क्या करना है, अब एकदम जूझ पड़ना है, मतलब अनुसरण करना है, समर्पण कर देना कि बस अब यही करना है और कुछ नहीं। तो यही अनुसरण है, इनकी भाषा में अनुसरण है, मैं अगर अपनी भाषा में बताऊं तो इसको समर्पण कह देते हैं, है ना। हालांकि समर्पण बहुत बड़ा शब्द है अनुसरण की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर अनुसरण उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप अनुसरण पर ही लगाइएगा। एकल प्रयोग योजना की अवधि क्या होती है, तो यह अल्पकालीन अवधि होती है। और कैसी होती है, अल्पकालीन अवधि। दरअसल यहाँ पर दोस्तों अपन समर्पण शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि समर्पण शब्द में तो एकदम बिल्कुल पूरा जूझ जाना होता है, मतलब समझ रहे हैं ना, अब चाहे कुछ भी हो जाए अब तो एकदम करना ही है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं जो हिंदी के जो बहुत ही ऊंचे लेवल के शब्द हैं, है ना, इनका प्रयोग हर कहीं नहीं होता, इसीलिए इनकी अपेक्षा या इनके स्थान पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो परिवर्तित हों या कुछ ऐसी समस्याएं हैं तो उसके अनुसार परिवर्तन भी ला सकें। समर्पण बहुत कठोर शब्द है ना। जैसे समर्पण हुआ, संकल्प हुआ, संघर्ष हुआ, सिद्धांत हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा अगर देखे जाए तो कठोर शब्द हैं। हाँ, मतलब इनको देख के ऐसा लगता है कि इनमें परिवर्तन संभव नहीं, या इन्होंने जैसे ऐसा किया तो इनमें परिवर्तन संभव नहीं, इसीलिए इनकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अनुसरण ही लगाना आप, है ना वो। चलिए, एकल प्रयोग योजना की अवधि क्या होती है, अल्पकालीन। अल्पकालीन एकल प्रयोग योजना की अवधि, ठीक है, अभी आइए इसको देखिएगा।
एकल प्रयोग योजना। अब देखिए, वे अंतिम बिंदु जिनकी प्राप्ति हेतु योजना बनाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो उद्देश्य। ठीक है, क्या कहलाते हैं? उद्देश्य। प्रतिस्पर्धा की योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? व्यूह रचना। इससे दोस्तों बहुत क्वेश्चन आता है व्यूह रचना से, है ना, आईएमपी है। अब इस पे आईएमपी मैंने बोल दिया ना, तो व्यू रचना से संबंधित जितने भी आए तो उनको आप लोग अच्छे से बिल्कुल लिख लीजिएगा अपना, या तो लिख लीजिए कहीं, और अगर दिमाग आपका बहुत ज़्यादा तेज है तो आप दिमाग में ही अपने लिख लें। प्रतिस्पर्धा की योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? तो व्यूह रचना। ठीक, वैसे लिख लेंगे तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसके पहले एक बार दोहरा लेंगे, है ना। पूर्व निर्धारित मार्गदर्शक बातें जो निर्णय में मार्गदर्शन करती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं नीतियाँ। क्या कहलाती हैं दोस्तों? नीतियाँ। चलिए, वह योजना जिसमें भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों या परिमाणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? बजट। इसको तो बहुत सरल है, आप कर ही दोगे, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। बजट है ना, क्या है इसमें? भावी निश्चित अवधि के संभावित परिणामों को आंकड़ों या परिमाण रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? बजट। चाहे परिमाण रूप में बोल दो चाहे परिमाणात्मक बोल दो, है ना। उन्होंने स्वर संधि का वहां प्रयोग करके दोनों शब्दों को जोड़ दिया, परिणाम प्लस आत्मक, है ना। चलिए, नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं? तो नियोजन का केंद्र बिंदु, नियोजन की विशेषताएं, नियोजन का केंद्र बिंदु, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, 1 सेकंड रुकिएगा, नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं? नियोजन की विशेषता, चलिए दोस्तों, ये इस वाली लाइन को हटा दीजिए ना, ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, इस लाइन को हटा दीजिए। चलिए, नियोजन की क्या क्या विशेषताएं, वैसे भी अगर आप समझेंगे तो देख लेंगे, अपन ने अभी पीछे नियोजन की विशेषताएं देखी है ना। फिर नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। प्रबंध का प्राथमिक कार्य नियोजन है ना, तथा नियोजन सर्वव्यापी है। चलिए, इसको हटा दीजिए। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या क्या है? तो सर्वव्यापी है, अविरत है और भविष्यवादी है। क्या क्या है दोस्तों? सर्वव्यापी है, अविरत है और भविष्यवादी है। ये लग रहा तैयार करते वक्त में कुछ यहाँ से शब्द उसके चले गए हैं। चलिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? तो दोस्तों नियोजन। कौन सा है? नियोजन। पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा है? नियोजन। नियोजन एक कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी? बौद्धिक। बिल्कुल दिमाग वाली है, बुद्धि वाली है, विवेक वाली है। नियोजन की क्या सीमा नहीं होती? तो नियोजन पर व्यय अपव्यय है, यह सीमा नहीं होती। नियोजन पर व्यय अपव्यय है। देखिए दोस्तों, नियोजन एक कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो जैसे ये बौद्धिक आ गया तो यहाँ विवेकशील भी आ जाए तो आप लोग उसको लगा दीजिएगा। देखिए, विवेक और बुद्धि में थोड़ा सा अंतर होता है। विवेक जो होता है वो हमेशा प्लस और माइनस, समझिएगा, प्लस और माइनस दोनों, सिर्फ प्लस होता है विवेक, यानी कि ये हमेशा सकारात्मक बातें करेगा, सकारात्मक बातें। और जो माइनस होता है वो प्लस और माइनस दोनों क्या होंगी? बुद्धि। बुद्धि जो होगी वो प्लस और माइनस दोनों होती है, प्लस और माइनस दोनों, यानी कि बुद्धि नकारात्मक भी हो जाती है और सकारात्मक भी हो जाती है। और जो विवेक होता है वो हमेशा सकारात्मक ही होता है। जैसे हम एक चीज कह सकते हैं कि देखिए, बुद्धिमान अगर देखा जाए तो हिटलर भी है, और हिटलर के समय पे जो गांधी हुए वो भी हैं। पर गांधी विवेकशील व्यक्ति हैं, है ना, वो हिंसा नहीं करते, अहिंसा को अपनाते हैं, किसी का गलत नहीं करते। हिटलर को मतलब इससे नहीं है, हिटलर को तो भाई हिंसा करना है, उसको अपने जर्मनी के ऊपर लेके आना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। बुद्धि है उसमें, अगर बुद्धि नहीं होती दोस्तों तो हिटलर एक नॉर्मल सैनिक ही तो था, और सैनिक से पहले वो एक पेंटर था, और उससे पहले थोड़ा सा मूर्तिकार था। वो कैसे वहाँ का चांसलर बन गया? तो बुद्धि तो है उसके अंदर, उसको मालूम है कहाँ क्या करना है, पर वो उसका गलत उपयोग कर देता है। आप यहाँ पर समझ गए ना। तो यहाँ पर नियोजन एक कौन सी प्रक्रिया है? तो बौद्धिक। अब यहाँ से जो बुद्धि, ये जो बौद्धिक है ना, ये बुद्ध, बुद्ध से ये शब्द आया हुआ है, याद रखिएगा, बौद्धिक, है ना। तो यहाँ जो शब्द है तो यहाँ पर ये विवेक का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है? नियोजन एक कौन सी प्रक्रिया कहलाती? बौद्धिक। तो यहाँ अगर विवेकशील भी आ जाए या विवेक वाला शब्द आ जाए तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। नियोजन की क्या सीमा नहीं होती? तो नियोजन पर व्यय अपव्यय है। चलिए, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो नियोजन प्रक्रिया का अगर प्रथम चरण है तो उद्देश्य का निर्धारण। क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य का निर्धारण।
ये अपन ने देखा भी पहले। एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी हो सकती है, ये याद रखिएगा, साप्ताहिक, यानी कि 7 दिनों तक की एकल प्रयोग योजना की। अभी अपन ने देखा था ना, एकल प्रयोग योजना थी, 2 योजनाएं और थी, तो उसमें एकल प्रयोग योजना की अवधि कितनी हो सकती है, तो 7 दिन। दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई योजनाएं क्या कहलाती हैं, तो स्थायी योजनाएं। क्या कहलाती हैं दोस्तों, स्थायी योजनाएं। ये दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। नियोजन मूल रूप से चयन कार्य है, और नियोजन की समस्याएं तभी पैदा होती हैं जब कार्य के वैकल्पिक वैकल्पिक ढंगों का पता होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है बिली ई गोच का। किसका है, बिली ई गोच का, ठीक है। नियोजन मूल रूप से चयन कार्य है और नियोजन की समस्याएं तभी पैदा होती हैं जब कार्य के वैकल्पिक ढंगों का पता, यह कथन किसका, यह कथन किसका है, तो बिली ई गोच का। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है, तो एलन का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IMP। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है, तो एलन का, ठीक है। चलिए, क्या नियोजन वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल के लिए होता है, नहीं, सिर्फ भविष्यकाल के लिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। आप ये बताइए, अगर आप आज तैयारी कर रहे हैं और आपने नियोजन बनाया है, योजनाएं उसके लिए बनाई हैं, तो वो क्या भूतकाल के लिए बनाई है या वर्तमान काल के लिए, वो आपने भविष्य काल के लिए बनाई है ना, कि भाई भविष्य में ऐसा होगा। वो बात एक अलग है आध्यात्मिक क्षेत्र में, कि भविष्य तो होता ही नहीं है ना। हमारा आध्यात्म क्या कहता है कि भविष्य नहीं होता, सिर्फ ये पल होता है, वर्तमान होता है, भूत भी नहीं होता, है ना, तो भूतकाल की तो होंगी ही नहीं। और ये, लेकिन यहाँ बात क्या कह रहे हैं, भविष्य काल के लिए। वो होती तो दोस्तों भविष्य काल के लिए ही है, पर चलती किस में है, वर्तमान में। इसलिए जब आंसर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे कि यह सिर्फ भविष्य के लिए योजनाएं होती हैं, वो बनाई जाती है। नियोजन जो होता है वो किसके लिए होता है, भविष्य के लिए। क्या नियोजन समय की बर्बादी है, नहीं भैया, ये बहुत आवश्यक है। समय की बर्बादी क्यों है ना, ये बहुत आवश्यक है, इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यह आवश्यक है। नियोजन का आधार क्या होता है, पूर्वानुमान। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये इसका आधार होता है। यदि हमको पूर्वानुमान ना हो तो हम नियोजन किस आधार पर बना लेंगे। मान लीजिए आप जैसे पटवारी का पेपर दे रहे हैं, है ना, अगर आपने पहले कोई परीक्षा दी है तो निश्चित रूप से, और आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो जो नया लड़का होगा उससे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। क्यों आएंगे, आपको अनुभव है, और आपने पहले से अनुभव ले रखा है, और पूर्वानुमान भी लगा रखा है कि भाई इसको करने से ये ऐसा होता है, इसको करने से ऐसा होता है ना। संभावना ये है कि 95% आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, 5% शायद उसके आ जाएं। हो सकता है वो ज़्यादा बड़ा आपसे धुरंधर हो तो आ भी जाए पैसे, आ भी जाए उसके ज़्यादा नंबर। लेकिन अगर देखा जाए तो पूर्वानुमान सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आपके पास में है। तो देखिए, नियोजन का आधार क्या हो गया, पूर्वानुमान, ठीक है, समझ गए। प्रबंध के कौन से कार्यों में प्रबंध का हृदय है, तो नियोजन में, ठीक है। प्रबंध के कौन से कार्य में प्रबंध का हृदय है, तो नियोजन में। क्यों है, क्योंकि भाई इसी के द्वारा पूर्वानुमान लगाया जाता है, भावी योजनाएं बनाई जाती हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, इसी के द्वारा होता है ना। क्या नियोजन मानसिक से ज़्यादा शारीरिक कसरत है, नहीं भाई, मानसिक ही है, शारीरिक कसरत तो है ही नहीं। समझिएगा, ये शारीरिक कसरत थोड़ी ना है, नियोजन का शरीर से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। हालांकि यदि आप जिम जा रहे हैं, यदि आप जिम गए, तो जिम जाने के लिए भी आपको नियोजन चाहिए। कैसा नियोजन, आप योजना बनाएंगे, भाई आज चेस्ट करना है, आज कॉलर करना है ना, आज बैक करना है, आज बाइसेप्स पे ध्यान देना है। लेकिन ये आप बनाएंगे किस में, अपने दिमाग में। तो वो क्या हो गया, मानसिक क्रिया हो गई। शारीरिक क्रिया तो बाद में आप कार्य रूप में कर देंगे उसके लिए। तो याद रखिएगा, ये शारीरिक बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मानसिक ही है नियोजन, ठीक। मैं उदाहरण आप लोगों के लिए इसलिए बताता जाता हूँ कि आप वहाँ कन्फ्यूज नहीं हो, है ना। अगर मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे बताता जाऊँ तो आप भी कहेंगे ये वो, और जब वहाँ पे आएगा तो आप सोचेंगे यार नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो 4 ऑप्शन देगा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसी लाइन आ जाएगी और ऐसी लगा दोगे आप। तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है। क्या नियोजन में भविष्य को देखना, चयन प्रक्रिया करना शामिल होता है, हाँ, ये बात कैसी है, तो सत्य है, ठीक है। क्या नियोजन में भविष्य को देखना, चयन प्रक्रिया में करना में शामिल होती है, तो हाँ होती है भैया, सत्य है। संगठन के लिए नियंत्रण करना क्या नियोजन का उद्देश्य है, तो नहीं है। अब सुनिए इसको, संगठन के लिए नियंत्रण करना जो है वो संगठन में एक तरीके से नियोजन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या नहीं है, उद्देश्य ये वाला नहीं है, नियंत्रण करने का उसका काम नहीं है। उसका काम क्या है, योजनाएं बनाने का भविष्य में। निर्देशन एवं संचालन करना, विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना एवं स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा बनाए रखना किनका उद्देश्य है, तो ये नियोजन का है। अब आप समझ लीजिए,
अब मैं थोड़ा पटवारी से दूर हटता हूँ, है ना। अभी तक जितनी मैंने उदाहरण दिए तो वो आपके लिए दिए हैं, अब आप लोग समझिएगा यहाँ से। अब मान लीजिए किसी अपन प्रबंधक में है, या प्रबंधक से बोल रहे कोई एक बड़े संगठन में है, तब निर्देशों का संचालन करना अच्छी बात है। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करना ये भी बहुत जरूरी है भाई, अगर शिक्षा नहीं दोगे तो वो लोग कैसे कार्य करेंगे। और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को भी बनाए रखना, है ना, कि ऐसा नहीं हो कोई बीमार हो जाए। तो ये सब किसके अंतर्गत है? नियोजन के। नियोजन किस में केंद्रित होता है? जी फिर से आ गई बात, वही घटनाओं का पूर्वानुमान और कर्मचारियों की स्थापना में। ये इंपॉर्टेंट है, घटनाओं का पूर्वानुमान, इस पर अपन ने चर्चा करी ली है। और एक और याद रख लीजिए, कर्मचारियों की स्थापना में। ठीक है। नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के कौन से कार्य हैं? तो सबसे निकटतम संबंधी कार्य हैं। नियोजन और नियंत्रण सबसे निकटतम संबंधी कार्य हैं। नीति निर्धारण किसकी कार्य अवधि का महत्वपूर्ण भाग है? तो नियोजन का। नीति निर्धारण किसकी कार्य अवधि का महत्वपूर्ण भाग है? तो नियोजन का। नियोजन एक अधिक व्यापक शब्द है, जबकि निर्णय उसका क्या है? एक भाग। ठीक है, नियोजन तो एक अधिक व्यापक शब्द हो गया, लेकिन निर्णय उसका क्या है? भाग। क्योंकि जब नियोजन करोगे तो उसी के बाद तो निर्णय लोगे, तो निर्णय उसके बाद आया तो उसका भाग हुआ वो। मौलिक परिवर्तन को कौन अभिप्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है मौलिक परिवर्तन को? तो संचलनात्मक नियोजन। कौन सा? संचलनात्मक नियोजन। मौलिक परिवर्तन को कौन अभिप्रेरित करता है, यानी मोटिवेट करता है मौलिक परिवर्तन को, यानी कि जो परिवर्तन हो ही रहे हैं, है ना, जो होना ही आवश्यक है, उनको कौन मोटिवेट करता है? तो संचलनात्मक नियोजन। सूचना नियोजन का भाग तत्व है या नहीं? भाई भाग तत्व है या नहीं? तो नहीं है। सूचना नियोजन का भाग, ये भाग है, भाग तत्व है तो नहीं है। ठीक है, सूचना नियोजन का भाग तत्व नहीं है। ठीक है, पूरी पूरी लाइन क्या हुई दोस्तों? सूचना नियोजन का भाग, ये गा है, भाग्य नहीं है, भाग तत्व है या नहीं? तो ये नहीं है। ठीक है, नियोजन के तत्व कौन कौन से हैं? तो भैया आप देख लीजिए यहाँ तत्व उसके, ये वाला नहीं है तो कार्यक्रम है, प्राविधि है और नीतियां हैं। क्या क्या है? कार्यक्रम है, प्राविधि है और नीतियां हैं। किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य किसमें निहित होता है? तो कुशल नियोजन में। किसमें होता है? कुशल नियोजन में। किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य किसमें निहित होता है दोस्तों? तो कुशल नियोजन में। अगर कुशल नियोजन है तो हो जाएगा काम। प्रबंध की प्रारंभिक क्रिया क्या है? नियोजन। प्रबंध जब भी अपन चालू करेंगे या प्रबंध करेंगे तो नियोजन सबसे पहले ही करना पड़ेगा। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारी पूर्वानुमान आधारों पर योजना बना लेना। सबसे महत्वपूर्ण भाई साहब, पूरी क्लास इसी पे समाप्त कर दो आप बस। भारी पूर्वानुमान आधारों पर, जो पूर्वानुमान है हमारे, उनके आधार पर एक गजब की योजना बन जाए और इस योजना पे चल जाए और उस योजना के गजब के परिणाम निकल जाए, लागत कम लगे, प्रतिफल ज़्यादा मिल जाए, बस वही अपना नियोजन है ना। तो अगर देखा जाए तो एक लाइन में ये पूरी क्लास समाप्त है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर वो फैक्चुअल अनफैक्चुअल दोनों प्रश्न देंगे ना भाई, तो इसीलिए इनको समझना जरूरी है। ठीक, यह एक प्रबंध का प्राथमिक कार्य है जिसमें आधारभूत लक्ष्य होते हैं एवं सतत प्रक्रिया है। यह विशेषताएं किसकी हैं? तो नियोजन की। क्या क्या होंगे? प्राथमिक कार्य होंगे, बिल्कुल। आधारभूत लक्ष्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और एक सतत प्रक्रिया, यानी रुकने वाली नहीं है, चलती ही रहेगी। अगर रुक गए तो लक्ष्य गया, और रुकते तो है ही नहीं, है ना। अभी आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, रुक जाओ बीच में, तो वो काहेगा नियोजन भाई। व्यवसाय योजना की कौन सी रेखा है? तो वित्तीय योजना। व्यवसाय योजना की कौन सी रेखा है? तो वित्तीय योजना। ठीक है। प्रबंधकीय क्रियाओं में नियोजन क्रिया क्या है? सार्वभौमिक। याद रखिएगा, ये जो नियोजन क्रिया है ये सार्वभौमिक है, ये हमेशा ही होगी, बिना नियोजन के तो प्रबंध का कोई मतलब ही नहीं है ना। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। क्या नियोजन एक अगतिशील प्रक्रिया है? नहीं, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। अभी आया ना पीछे सतत प्रक्रिया है, तो सतत से जोड़ लीजिए, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है? अगतिशील प्रक्रिया, यानी कि क्या गतिशील प्रक्रिया नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं भाई साहब, गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है। नियोजन आधारित पर आधारित वह व्यापक संस्थान संस्थागत लक्ष्य जो संस्था के अस्तित्व को न्याय संगत है रहता है, क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है ध्येय कथन। क्या कहलाता है दोस्तों? ध्येय कथन। ठीक है, ध्येय कथन। कार्यनीति का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? तो स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इंग्लिश में लिख गया है, उन्होंने अंग्रेजी में अर्थ पूछा था, तो स्ट्रेटजी को भी अपन ने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में लिख दिया है। स्ट्रेटजी तो है ही, इसके साथ में इसको हिंदी में लिख दिया, और फिर शुद्ध हिंदी में तो कार्यनीति उसको बोलते ही हैं दोस्तों, है ना। नियोजन में कार्य विधियों का निर्धारण आवश्यक नहीं है, सत्य है या असत्य? तो यह बात असत्य है। ठीक है, नियोजन में कार्य विधियों का निर्धारण आवश्यक नहीं है, सत्य है असत्य? असत्य। कार्य विधियों का निर्धारण तो जरूरी है ना भाई। कार्यनीति को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? जो कार्य नीतियां होंगी उनको हम और क्या क्या कहेंगे? मोर्चाबंदी,
कह लो, रणनीति कह लो, या व्यूह रचना कह लो, ये एक ही बात है। ठीक है, क्या क्या, मोर्चाबंदी, रणनीति, व्यूह रचना। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू शुरू होती है? तो लक्ष्य एवं उद्देश्यों के साथ। वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना नियोजन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? ये तीसरा चरण, इसको याद रखिएगा दोस्तों, है ना। कौन सा चरण है? तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है। समस्याओं का विश्लेषण करना क्या नियोजन प्रक्रिया का अंग है? नहीं। उप योजनाओं का निर्माण करना तथा वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन करना क्या नियोजन प्रक्रिया का अंग है? बिल्कुल है। ठीक है, हाँ। नियोजन प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, यह कथन सत्य है या असत्य? तो दोस्तों यह कथन जो है वह सत्य है। नियोजन को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 6 भागों में। इसको अपन ने शुरुआत में भी देख लिया था, ये तो याद ही रखिएगा। कौन सा उद्देश्य के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं होता? कार्यकारी योजना। ये उद्देश्य के आधार पर नियोजन के प्रकार नहीं है, कार्यकारी योजनाएं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार हैं? तो 6, वो ही आ गया। सम्मिलित नियोजन कौन सा होता है? तो समामेलित जो नियोजन होता है वह दीर्घकालीन नियोजन होता है। ये आईएमपी है दोस्तों, है ना। समामेलित नियोजन कौन सा होता है? तो दीर्घकालीन नियोजन। ठीक है, समामेलित अपन ने शुरुआत में पढ़ा था ना, कौन कौन से थे? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। समय के आधार पर नियोजन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में, वही समय के आधार पर। ठीक है, समय के आधार पर नियोजन का कौन कौन से प्रकार हैं? फिर से आ गया है, दीर्घकालीन, अल्पकालीन और मध्यकालीन। अब तो नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे। स्तर के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्तर के आधार पर भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मास्टर नियोजन क्या स्तर के आधार पर नियोजन का एक प्रकार है? बिल्कुल नहीं है, ये तो बात ही अलग आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई मास्टर नियोजन। लेकिन व्यापम भी आपको ऐसी ही बातें देगा, है ना। व्यापम भी आपको ऐसी बातें देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, जब नहीं है तो नहीं है। चलिए, क्षेत्र के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्षेत्र के आधार पर, किसके आधार पर? क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। विभागीय नियोजन किस प्रकार का नियोजन है? तो क्षेत्र के आधार पर नियोजन है। विभागीय नियोजन क्या है? क्षेत्र के आधार पर नियोजन। औपचारिकता के आधार पर नियोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? 2 प्रकार का। औपचारिकता के आधार पर नियोजन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिक नियोजन। क्या कहेंगे दोस्तों? औपचारिक नियोजन। प्रकृति के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के। इसको जरूर याद रखना दोस्तों, 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रकृति के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। उपयोग के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। सभी प्रकार का इसमें दे दिया गया है। ठीक है, उपयोग के आधार पर नियोजन के प्रकार बताइए, ये आ गए नीचे प्रकार। स्थायी उपयोग नियोजन हो जाएगा और एकल प्रयोग उपयोग नियोजन हो जाएगा। अभी एकल उपयोग नियोजन आया था ना, जिसमें 7 दिन थे। ठीक है, तो स्थायी उपयोग नियोजन और एकल उपयोग नियोजन दोनों को याद रखिएगा। उपयोग के आधार पर। आवृत्ति उपयोगी योजना अथवा स्थायी योजना में कौन कौन शामिल है? अब सुनिएगा, आवृत्ति उपयोगी योजना में आवृत्ति उपयोगी योजना और स्थायी योजना में कौन कौन शामिल है? तो उद्देश्य और नीति, प्रक्रिया और तरीका और नियम। ठीक है, उद्देश्य है, नीति प्रक्रिया है, तरीका है और नियम है। और एक और जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, लोचशील गतिविधियाँ। लोचशील गतिविधियाँ, लोचशील गति गतिविधियाँ, ये भी बहुत जरूरी है ना। उपयोग के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं है, तो अल्पकालीन नियोजन। ये उपयोग के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं है, अल्पकालीन नियोजन। ये किसके आधार पर है दोस्तों? समय के आधार पर, है ना। भूलेंगे तो नहीं, ये समय के आधार पर है। अभी अपन ने चर्चा की थी, भूत भविष्य बताने लगा था ना मैं आपके लिए ना। आप कंफ्यूजन होंगे कि भूत और भविष्य नहीं होते, ये रियल में नहीं होते दोस्तों। कभी आप लोग करके देखिएगा, सोचिए भूत भविष्य होते हैं क्या? ये कभी आपके जीवन में आई भी नहीं है, ये भी सुन लीजिए, ये कभी आपके जीवन में आए भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा।
चलिए दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं। कहाँ थे? हाँ, तो नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। चलिए, नियोजन के क्या क्या लाभ हैं? तो कार्य में समन्वय का कार्य, कुशलता में वृद्धि और उद्देश्यों का समीकरण। नियोजन के कार्य के क्या क्या लाभ हैं? तो कार्य में समन्वय कार्य है, कुशलता में वृद्धि है और उद्देश्यों का समीकरण है। जानकारी का अभाव और मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या क्या हैं? यही हैं नियोजन की सीमाएं। एक तो जानकारी का अभाव और दूसरा मनोवैज्ञानिक बाधाएं। ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं तो दोस्तों हर कहीं आती हैं। अगर मनोवैज्ञानिक बाधाएं सही हो जाए ना, मन मजबूत हो जाए ना, तो कोई सा भी लक्ष्य आदमी बिना रुके बिना थके पा सकता है, लेकिन मन से ही हार जाता है वो। चलिए, अभिप्रेरणा का भाव, दोषपूर्ण नियोजन और पर्याप्त लोच का भाव किन की कठिनाइयां हैं? तो ये सब नियोजन की हैं। क्या क्या? अभिप्रेरणा का भाव, दोषपूर्ण नियोजन और पर्याप्त लोच का अभाव। लोच बहुत जरूरी है। प्रबंध में नियोजन का क्या महत्व है? तो यह राष्ट्र निर्माण में सहायक है। बिल्कुल, अगर अपन संगठन में देखेंगे तो अच्छी योजनाएं बनती हैं तो राष्ट्र निर्माण में सहायक होती हैं कि नहीं? आप देख लीजिए अमेरिका कितने आगे है, चीन कितने आगे है, क्योंकि यहाँ नियोजन बहुत तगड़ा है ना। इसीलिए यहाँ का प्रबंध भी बहुत तगड़ा है और यहाँ के जो राष्ट्र के निर्माता हैं वो भी बहुत मजबूत हैं, एक अपने आप में शक्ति बने हुए बैठे हैं ना। चलिए, भारत भी उसी लाइन में है, जल्दी ही आ जाएगा। संपूर्ण उपक्रम की समस्या के निवारण हेतु कौन सा नियोजन बनाया जाता है? तो विस्तृत नियोजन। कौन सा बनाया जाता है दोस्तों? विस्तृत नियोजन। नियोजन की सीमाओं को दूर करने का क्या सुझाव है? तो नियोजन मितव्ययी हो और उद्देश्य पूर्णता स्पष्ट और सारगर्भित हो। नियोजन मितव्ययी हो और उद्देश्य पूर्णता स्पष्ट और सारगर्भित हो। चलिए, इस मितव्ययी को मैं समझा देता हूँ। मितव्ययी का मतलब होता है, आपने देखा होगा एक व्यक्ति होता है कंजूस और एक व्यक्ति होता है खर्चीला। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है वही होती है मितव्ययी। यानी कि जरूरत पर पैसों को खर्च करना, ऐसा नहीं है कि पीछे हट जाए, तो वो होता है मितव्ययी। तो नियोजन मितव्ययी हो, यानी ऐसा नहीं हो कि लक्ष्य प्राप्त कर लिया कि आज तो चांद को ले ही आएंगे, आज तो चांद को ले ही आएंगे, है ना, आज तो हम ये कर लेंगे। तो जब उद्देश्य ही इतना तगड़ा बना लिया या इतना वो कर लिया नियोजन, तो फिर क्या मतलब? अब उद्देश्य को फिर बनाने के लिए उतना खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो यहाँ मितव्ययी से संबंधित जो है वो नियोजन मितव्ययी हो, यानी कि वो एक सीमित हो कि अपने लेवल में तो हो कि हाँ भाई हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना आप लोग? तो कंजूस और जो खर्चीला होता है उन दोनों के बीच की स्थिति जो होती है वो होती है मितव्ययी। ठीक है। और उद्देश्य पूर्णता स्पष्ट हो, इस उद्देश्य बिना उद्देश्य के तो कोई मतलब नहीं, और सारगर्भित भी हो। चलिए, प्रभावशाली नियोजन के लिए सिद्धांतों का होना आवश्यक है। यह कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन सत्य है। चलिए, दो और बचे हैं, हो गया। प्राथमिकता का सिद्धांत लोच का सिद्धांत है और नीति संरचना का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? ये सभी नियोजन के ही सिद्धांत हैं। ठीक है। प्राथमिकता का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत, नीति संरचना का सिद्धांत किसके सिद्धांत है? सभी नियोजन के सिद्धांत है। अरे शुरुआत में अपन ने इन्हीं को तो पढ़ा है। ठीक है। सर्वव्यापकता का सिद्धांत यह बताता है कि नियोजन संपूर्ण संस्था में किया जाना चाहिए और समय के सिद्धांत में समय का निर्धारण आवश्यक है। यह कथन सत्य है असत्य? तो दोस्तों यह कथन जो है वो सत्य है। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। इसके बाद अपन मिलेंगे अगली क्लास में, जो कि अपनी 24वीं नंबर की क्लास होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जैसे ही जुड़ जाएंगे आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी। और क्लास खत्म हो जाने के बाद भी अपन पीडीएफ डाल देते हैं। ये जो करी कराई पीडीएफ है इसको भी डाल देते हैं चालू होने से पहले ये डाल, ताकि बच्चे लोग पढ़ लें और उनको फिर वो वीडियो देखते हुए बढ़िया अच्छे से मजा आए और समझ में भी आए। चलिए दोस्तों, क्लास को अपन समाप्त करते हैं। जय हिंद।